ऑल राइट एवरीवन। सो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस कराए थे। आज की क्लास में मैं कवर करने जा रहा हूं एक और स्टेट फंक्शन के बारे में जिसका नाम क्या है, इंथैल्पी। हेडिंग डालिए, इंथैल्पी। सबसे पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। ये एकदम क्लियर रहना चाहिए। इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस होता है उसको समझते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ पीवी। बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका ऐसे ही। H is expressed as sum of internal energy and product of pressure and volume of the system. Product of pressure and volume of the system. ये सुनो, P इंटू V कहां पे? बाउंड्रीज पे बात हो रही है। बिल्कुल बाउंड्री पे कितना प्रेशर है और बाउंड्री तक का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम उसका होता है। ओके जी, ये आ गया इंथैल्पी का जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन अभी फील नहीं आया कि सर ये क्या है। जैसे इंटरनल एनर्जी तो आपने बताया था, सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यही था ना? बोलो। तो वैसी इंथैल्पी है क्या? इंथैल्पी क्या है? तो देखो, इसको बड़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता था पहले के टाइम में। लोगों को लगता था जो हीट निकल के आ रहा है या जा रहा है ना, वही इंथैल्पी। जो हीट निकल रहा है, आ रहा है या जा रहा है, वो इंथैल्पी। लेकिन हीट तो कैसा फंक्शन होता है? पाथ फंक्शन। इंथैल्पी कैसा है? तो गड़बड़ है ना कुछ। लेकिन कुछ तो बात होगा कि हीट से कोरिलेट किया है। तो वो हम देखेंगे बाद में कि कैसे इस बात को हमें फिगर आउट करना है कि हाउ इट इज रिलेटेड विथ हीट। गॉट इट? तो अभी बस इसको ऐसे ही आप समझ के चलो, बिल्कुल ऐसे ही समझ के चलो कि इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज दिमाग में मत लेके आओ। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी बता सकते हैं क्या? कोई सिस्टम मान लो लिया हो, कोई सिस्टम आइडियल गैस का लिया हो या कोई लिक्विड का सिस्टम लिया हो, क्या उस सिस्टम का एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू एट गिवन वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, क्या बताया जा सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं बता सकते? चलो, P इंटू वी तो आप बता लोगे, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम, लेकिन U नहीं। क्योंकि U नहीं बता सकते हैं तो इसके बारे में भी आइडिया लिखिए। ये बात the absolute value of enthalpy of a system cannot be determined. The absolute value of enthalpy of a system cannot be determined. Cannot be determined. तो फिर क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? चेंज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो चेंज निकालने के लिए हम हमेशा किस पे रिलाई करते हैं यार? किसी तरीके से, किसी प्रोसेस के थ्रू अगर हीट का वैल्यू उस फंक्शन के चेंज के बराबर हो जाए तो हम आराम से वो मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हीट को मेजर किया जा सकता है चारों तरफ वाटर लगा करके उसका टेम्परेचर वगैरह। तो आओ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब एक एक सिस्टम लेके चलेंगे एंड उस हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। बट इन जनरल मैं एक आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, सुन रहे हो सभी लोग मेरी बात? अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो कितने लोग कह रहे हैं ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है यानी डी एच की वैल्यू है, कैन आई राइट एज डी यू प्लस डी ऑफ पीवी? बोलो। अरे भाई, इसका कहने का मतलब H2 माइनस H1 इज इक्वल टू
U2 माइनस U1 इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। D ऑफ PV का मतलब क्या हुआ? P2V2 माइनस P1। आ रहा है क्या बात समझ में? अगर ये आइडियल गैस है फिर तो ज्यादा टेंशन ही नहीं है। कितने लोग करें आइडियल गैस अगर हुआ, फॉर आइडियल गैस, अब यहां लिखूंगा मैं एक एक करके, फॉर अ सिस्टम एंड प्रोसेस, या ऐसा लिख लो, फॉर अ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस ऑन अ सिस्टम ऑफ आइडियल गैस। ये पहला पार्ट लेके चलते हैं, देखते, क्योंकि हम लोग सबसे कॉमनली इसी को डील किया। तो कितने लोग कह रहे हैं DH की जो वैल्यू होगी सर वो DU प्लस D ऑफ PV है, और हमें पता है आइडियल गैस के लिए PV को क्या लिखा जा सकता है? nRT। बताओ जब डिफरेंशिएट करोगे तो N एंड R तो कांस्टेंट होते हैं ना क्लोज सिस्टम के लिए, तो NR क्या हो जाएगा बाहर, ये क्या आ जाएगा DT, ये क्या आ गया DU, ये क्या आ गया DH। अगर इसी को इंटीग्रल फॉर्म में लिखे तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T, लिख सकता हूं? अरे बोलो। अच्छा डेल्टा U को क्या लिख सकता हूं बेटा? N CV डेल्टा T और NR डेल्टा T। इसको थोड़ा ढंग से सम करो, N एंड डेल्टा T को बाहर निकाल लो, तो क्या CV प्लस R आ गया? क्या ये वैल्यू आपको जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? ओ माय गॉड, दिस इज डेल्टा H। और ये NCP डेल्टा T क्या होता है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे बोलो ना। अरे बाबा Cp का मतलब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। और अगर वो हमें पता हो, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर चेंज पता हो, तो क्या Q का वैल्यू नहीं निकाल सकते? एन सी डेल्टा टी, जहां पे C का वैल्यू ही क्या है? Cp। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि इंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा यहां से अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं आ रही है तो यहां से एक बार और अटेम्प्ट लेकर के देखते हैं, वहां से भी आ जाएगा। बताओ यहां से क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV। बताओ अगर P कांस्टेंट हो, ये P नॉट हो, तो क्या ये बाहर आ जाएगा? क्या ये P डेल्टा V आ गया? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H। अब यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? जितना हीट जितना वर्क डन ये सब डेल्टा U में बराबर होंगे, और W का वैल्यू अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या होता है? माइनस P डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U। तो क्या Q की वैल्यू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है क्या कांस्टेंट प्रेशर पे? यस और नो? तो कितने लोग कह रहे हैं यही वैल्यू के जगह पे क्या मैं Q कांस्टेंट प्रेशर नहीं लिख सकता हूं? क्या समझ में आया कि हीट को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सचेंज कराया जाए किसी सिस्टम से प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो जितना भी हीट दिया वही किसके बराबर है? चेंज इन एंथैल्पी। क्या सबको ये बात समझ में आया? और आइडियल गैस में तो वो वैल्यू हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, N इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। आ गया बात समझ में? तो नोट करके लिखो ये बात। अब वो क्लियर हुआ कि क्यों हीट से लोग कंफ्यूज हो रहे थे, क्यों हीट से मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। तो हर बार हीट नहीं, लेकिन हीट को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई किया तो जितना भी हीट चेंज हुआ वही क्या है, मतलब जितना भी हीट एक्सचेंज हुआ वही क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। तो जो केमिकल रिएक्शन लोग कराते थे वो मोस्टली कांस्टेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो उस समय जितना हीट निकल के आ रहा था वही एंथैल्पी चेंज के, इसलिए वो कंफ्यूजन था। ठीक है, बट ये एक अलग फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन। लिखिए ये बात। ये मैंने कब एज्यूम किया है? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने वो वैल्यू निकाला।
और उसी को रिलेट किया मैंने। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए बेटा, लिखना शुरू करो। The change in enthalpy is equal to the heat supplied at constant pressure. The change in enthalpy is equal to heat supplied at constant pressure. ठीक है, for ideal gas delta H can be expressed as NCP delta T। जैसे आइडियल गैस के लिए हम लोग डेल्टा U का वैल्यू कैसे एक्सप्रेस करते थे, NCV डेल्टा T, वैसे ये किसकी तरह हो रहा है, NCP डेल्टा। अच्छा याद है इंथैल्पी एन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई जितना करोगे वो डेल्टा U होता है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे जितना सप्लाई करोगे वो क्या होता है, डेल्टा। बोलो, हो गया। अब हम केमिकल रिएक्शन के लिए लिखे, ये किसके लिए लिखा है, फॉर अ प्रोसेस ऑन अ सिस्टम ऑफ आइडियल गैस ओनली। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ फेज ट्रांजिशन है। बोलो समझ में आ रहा है, क्या मैं क्वेश्चन कराऊं क्या इस पे, इसको नोट करो सर, आइडियल गैस का हेडिंग डाल के ये पूरा नोट करो। यहां तक नोट कर लिया सभी ने, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, लिखिए आप। 1 mole of methane, 1 mole of methane is heated from initial temperature of 27 degrees Celsius to a final temperature of 227 degrees Celsius. 1 mole of methane is heated from, कहां से बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस टू कितना, 227 डिग्री सेल्सियस। नोटेड ना। देन फाइंड क्या निकालना है आपको, पहला लिखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, एंड सेकेंड लिखो डेल्टा एच, थर्ड लिखो हीट क्यू, एंड चौथा लिखो वर्क। अच्छा आपको क्या एज्यूम करना है, ये आइडियल गैस है, और क्या नेग्लेक्ट करना है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अंडरस्टूड है, वैसे भी वो बहुत हाई टेम्परेचर के लिए होता है।
आज मैं आपको वाइब्रेशन का भी स्टोरी सुना दूंगा, लेकिन पहले ये खत्म कराने के बाद वाइब्रेशन से अगर आ जाए तो कैसे करना है। कर लिया बेटा? चलो, क्या था बेटा इनिशियल टेम्परेचर? 27, मतलब 300 केल्विन। T2 कितना था? मतलब 500 केल्विन। बोलो 273 ऐड कर दिया। मोल कितना था? 1 मोल। गैस कौन सी थी? CH4। कैसी गैस है? पॉलीएटॉमिक। CV का वैल्यू 3R, NCP का वैल्यू 4R। और कोई कहानी दिया है? और कोई कहानी दिया है? मतलब ये स्टेट 1 था और इससे यहां पहुंच रहे हैं स्टेट 2 पे। क्या बताया है कौन से प्रोसेस से जा रहे हैं? क्या प्रोसेस बताया है कौन से जा रहे हैं? एडियाबैटिक से जा रहे हैं, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल से जा रहे हैं, या कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से जा रहे हैं? कुछ बताया है? नहीं बताया। तो जैसे ही हमें प्रोसेस नहीं पता तो कितने लोग कह रहे सर दो चीजें तो कैंसिल हो गई, मैं W and Q कांट बी डिटरमाइंड, निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? ये कोई स्टेट फंक्शन थोड़े है जो इनिशियल फाइनल स्टेट बता दिया तो आंसर आ जाएगा। दीज आर पाथ फंक्शन, एंड पाथ फंक्शन बिना प्रोसेस जाने की कैसे हो रहा है, वी कैन नॉट कैलकुलेट। तो क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। एंड थैंकफुली आइडियल गैस के लिए हमारे पास डेल्टा यू का वैल्यू पता है क्या? NCV डेल्टा टी, एंड डेल्टा एच NCP डेल्टा टी। क्योंकि इस बार हीट कितना सप्लाई की है वो वैल्यू थोड़ी देगा डायरेक्टली, क्योंकि आइडियल गैस है, इसलिए हमें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब सप्लाई करेंगे तो NCV डेल्टा टी होगा, कांस्टेंट प्रेशर सप्लाई करेंगे तो NCP डेल्टा टी। ये हमें पता है, और हमें यही पता है कि यही स्टेट फंक्शन की वैल्यूज होती हैं। तो मैं वही एस्टिमेट करके निकाल रहा हूं। बता, मोल 1, CV 3R इंटू डेल्टा टी 200, कितना आ गया? 600 ना, 600 R आ गया। इसको इसी के फॉर्म में रहने दो। हाँ कोई बात नहीं, कैलोरी के फॉर्म में आप लिख सकते हो, मैं तो R के टर्म में लिख रहा हूँ। CP कितना? 4R इंटू 200, कितना आ गया? 800R। So these are the answer, and W and Q cannot be determined. हाँ देखो, अब क्वेश्चन आया, किसका क्वेश्चन आया? तरनजोत का क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर इसमें तो बताया ही नहीं है कांस्टेंट प्रेशर, तो आपने डेल्टा एच को ऐसे कैसे लिख दिया? यही बोला ना इसने। बताओ, क्या डेल्टा एच का वैल्यू निकालने के लिए, जो कि स्टेट फंक्शन है, क्या मैं एज्यूम नहीं कर सकता हूं प्रेशर कांस्टेंट है? बोलो। क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर जब हुआ तो जितनी हीट आप दोगे वही डेल्टा एच के बराबर है। आप किसी भी प्रोसेस से जा रहे हो, से क्या फर्क पड़ता है? एक बारी मुझे पता चल गया ए से बी जाने पे इस डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, तो आप किसी भी पाथ को फॉलो कर लो, है तो ये स्टेट फंक्शन ना, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड ही होगी चाहे कोई भी प्रोसेस से जाओ। अलग अलग पाथ बदलने से Q एंड W बदलेंगे, डेल्टा एच नहीं। इसलिए मैंने इन करोड़ों अरबों प्रोसेसेस में से मैं वो प्रोसेस चुनूंगा जिससे हीट सप्लाई करने पे डेल्टा एच के बराबर हो जाए। और हीट सप्लाई कौन से प्रोसेस पे करने से डेल्टा एच के बराबर होता है? कांस्टेंट। इसलिए तो मैंने NCP डेल्टा टी, कायदे से ये फॉर्मूला किसका है? QP का है, Q एट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ये हमने अभी देखा है प्रूफ करके। और बताओ आइडियल गैस के लिए, तो यहां देखो, ध्यान से देखो, क्या मैंने यहां कुछ भी एज्यूम किया कि प्रोसेस कौन सा है? कुछ एज्यूम किया नहीं, मैंने तो सिंपली डिफरेंशिएट किया। ये पीवी की जगह एनआरटी लिखा, क्या इसमें भी कुछ एजम्पशन लिया क्या कि प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं। अब ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर ये कर दिया, पूरा वैल्यू सीधा यहां आ गया। क्या यहां कहीं कुछ लिखा है कांस्टेंट प्रेशर? तो ये क्लियर है, बाय डिफॉल्ट है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जितना भी हीट सप्लाई करोगे वही क्या होगा? डेल्टा एच के बराबर।
अब या तो आप उससे जाओ या मत जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो एक बारी जो आई है, स्टेट अगर आपका इनिशियल फाइनल फिक्स्ड है तो वैल्यू फिक्स होगी। क्यों फिक्स होगी? क्योंकि ये क्या है, स्टेट फंक्शन। यही इसका एडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज है। इसलिए आप ये टेंशन में मत आना कि डेल्टा एच निकालने के लिए प्रेशर कांस्टेंट देना जरूरी है, नहीं। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट या कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देने का जरूरत सिर्फ तब है जब आपको क्यू एंड डब्ल्यू निकालना है। ये वैल्यूज निकालने के लिए तो कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ हमें इनिशियल स्टेट बता दे और फाइनल स्टेट बता दे, हमें खुद चल के वहां तक जाना है कैसे निकालना है उस वैल्यू को। गॉट इट? ओके, ग्रेट। अगला क्वेश्चन करेंगे, लिखो। पूरी कहानी यही रिपीट करेंगे। एंड 1 mole of methane, 1 mole of methane is heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin. 1 mole of methane is heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin reversibly through a process P is equal to K into P is equal to K into T का पावर 2। P is equal to K into T का पावर 2। आ रहा है बात समझ में? देन फाइंड, यही सारी कहानी, डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यूपी एंड डब्ल्यू, क्यूपी एंड डब्ल्यू। अब कितने लोग कह रहे हैं सर इस बार प्रोसेस बता दिया, तो इस बार क्यू एंड डब्ल्यू हम लगाइए दिमाग। क्या ये दोनों वैल्यू बदलेंगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो फिक्स्ड वैल्यूज हैं। स्टेट अगर आपने फिक्स कर रखा है तो ये वैल्यू कभी नहीं बदलेंगी। बदलने वाला कौन है? क्यू एंड, चलिए चलिए जल्दी निकालिए। अब नहीं, मैंने ऐसा कहां बोला, मैंने बोला क्यू निकालो इस प्रोसेस के लिए। मैंने कहां बोला कि क्यूपी निकालना है, क्यूपी तो फिक्स वैल्यू है।
आइए बेटा चले देखा जाए, बोलिए देखा जाए। आओ, सबसे पहले कितने लोग कह रहे हैं, दो दो वैल्यूज तो निकाल लेते तुरंत। पहला कौन सा, डेल्टा यू। डेल्टा यू के लिए हमें क्या चाहिए, आइडियल गैस है ना, एन सी वी डेल्टा, बता मोल कितना, सीवी कितना, CH4 के लिए सीवी का वैल्यू कितना, सीपी कितना, वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा टी 200 है क्या, कितना हो गया, एंड सिमिलरली डेल्टा एच का वैल्यू तुरंत निकल के आएगा, एनसीपी डेल्टा टी, ये 800 आ रहा है। यहां तक क्लियर है, बोलो। अच्छा, अब इसके बाद हमें जो भी वैल्यूज निकालनी है, वो चाहे Q हो या W, इन सब के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा, प्रोसेस का। क्या प्रोसेस दिया है, फॉर Q एंड W we need to know the process because they are path function and the given process is P is equal to K into T का स्क्वायर। कितने लोग कह रहे हैं, ये आ गया सर, P is equal to K T। अच्छा, T के फॉर्म में रखना अच्छी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें W का वैल्यू पता है। अगर P V पे पावर अल्फा इज इक्वल टू K हो तो हमें मालूम है W का वैल्यू क्या होता है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन, बोलो, अल्फा माइनस 1, या एन आर T2 माइनस एन आर T1 अपॉन अल्फा माइनस 1 एन आर डेल्टा टी अपॉन। तो हमें ऐसा चाहिए, ये मालूम है ना सबको, कहां सिखाया था मैंने, वर्क जब पॉलीट्रॉपिक के लिए कर रहे थे। तो चलो आओ देखते हैं। तो पहले इस टी को गायब करते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लिखेंगे टी को, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो टी का वैल्यू क्या आया, पीवी अपॉन एनटी, पीवी अपॉन एनआर, पी इंटू वी अपॉन एनआर पे पावर 2। क्या सबको समझ में आया, यूजिंग क्या यूज किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब बताओ, यहां पी पे पावर 2, ये भी एक कांस्टेंट ही है, पी पे पावर 2 वी पे पावर 2, पी को उधर लेके जाओ, बाकी कहानी को उधर लेके जाओ, तो क्या बन गया, पी वी पे पावर 2 बिकेम सम के डैश। डू यू गाइस एग्री, तो यानी अल्फा मिल गया हमें कितना 2। तो क्या डब्ल्यू का वैल्यू नहीं निकल गया, डब्ल्यू का वैल्यू निकल गया, डब्ल्यू कितना आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। क्यों डेल्टा टी लगा रहा हूं, क्योंकि यार हमें टेम्परेचर ही दिया है। अगर हमें P2 V2 दिया होता तो मैं वो निकालता, बोलो ना, P2 V2 नहीं दिया तो मैं ये निकालूंगा, कौन सी बड़ी बात है। चलो W का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, एनआर डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल 1, R इंटू डेल्टा टी कितना था 200 ना, 300 से 500 जा रहा है, एंड 2 माइनस 1 कितना आ गया 200। आ गया क्या, अब ये बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर सर हमें दो वैल्यूज पता चल जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तीसरा तो निकल जाएगा, निकालो। बोलिए बेटा,
सभी को आ गया यहां तक? मिटा दूं? Q का वैल्यू कितना है? Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना था बेटा? 600 R। डब्ल्यू कितना था? 400। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्सपेंशन हो रहा होगा या कंप्रेशन? एक्सपेंशन होता तो डब्ल्यू क्या आता? नेगेटिव। क्या आ रहा है डब्ल्यू? कंप्रेशन हो रहा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, किस पे? आइडियल गैस पे बेस्ड। कैसे आपको दिमाग लगाना, आपको घबराना नहीं है यार, बेसिक्स को एकदम स्ट्रांग रखो। जितना मैंने बताया ना आंसर उतने से ही आने वाला है। बस क्या होगा, ये पी वी के इक्वेशन के बजाय पी टी दे देगा, कभी वी टी दे देगा। तुम्हें बस एकदम बेसिक पे आना है कि यार डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंड उसके लिए जो वैल्यूज दी हुई आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो, पीछे आ जाओ, फिर उसके बाद प्रोसीड कर लो। गॉट इट? चलो अब लिखते हैं रिलेशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। Relation between delta H and delta U for chemical reaction। चलो देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हो तो क्या एज्यूम करना होता है कि जो रिएक्टेंट है वही क्या है हमारा इनिशियल स्टेट, एंड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा क्या है। लिखो पहले ये बात, क्योंकि यही क्लियर नहीं होता बच्चों को। लिखो, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इनिशियल स्टेट consist of reactants, या initial state is reactants only, and final state consists of products only। वो जिस भी मोल में दिया हो वही मान के चलना है, जो भी स्टोइकियोमेट्री दिया हो वही उनके मोल मान के चलना है। गॉट इट? अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, देखो केमिकल रिएक्शन अनलेस वो रिवर्सिबिलिटी को अटेन किया हो, मोस्टली इरिवर्सिबल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन कैसा चेंज है? तो इरिवर्सिबल है, तो हमें क्या मालूम होगा? सिर्फ इनिशियल स्टेट एंड बीच का कहानी नहीं पता होगा। बोलो ना, बीच का कहानी नहीं पता होगा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पता होगा। तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट में टेम्परेचर क्या होगा? वही जो सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये कैसे सर? क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन होगा, या तो हीट अंदर जाएगी या तो हीट बाहर जाएगी। हीट अंदर तब जाएगी जब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। बोलो, हीट बाहर तब जाएगी जब वो, हीट बाहर गई भी तो हीट बाहर जा ही इसलिए रही है क्योंकि उसका टेम्परेचर रिएक्शन का रेज हो गया है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो धीरे धीरे ये डाउन आके इसके बराबर हो रहा है। क्या इससे सराउंडिंग का टेम्परेचर अप हो रहा है? नहीं, इंस्टेंटली हो रहा है बस, क्योंकि बेटा सराउंडिंग इनफाइनाइट है। सिस्टम तो ये आपका कंटेनर है ना, बाहर की दुनिया पूरा यूनिवर्स है। तो उस टाइम में आपको दिख रहा होगा कि अरे यहां थोड़ा गर्म फील हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर तक रुको सही, 1-2 घंटे तक, तो ये नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। इसका मतलब सराउंडिंग इज अ सोर्स एंड सिंक फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट इट कैन टेक विदाउट अल्टरिंग इट्स टेम्परेचर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये बात अगर आपको ये समझ आ गई है, तो इंडोथर्मिक के केस में जब सिस्टम का टेम्परेचर डाउन होता है तो ये हीट लेता है, और एक्सो में जब इसका टेम्परेचर अप होता है तो ये हीट बाहर निकालता है। यही दो प्रोसेस होते हैं। गॉट इट? लेकिन चाहे जो भी हो जाए, सराउंडिंग का टेम्परेचर, खास करके जब ये
इन्वायरमेंट इसको पूरा एक्सेस हो यूनिवर्स का, तो ऐसे केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे चेंज होगा बट इनिशियल एंड फाइनल लेवल पे, और वो भी चेंज किस जगह पे होगा यार, इसके बगल बगल में चेंज होगा। और दूर जाके देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर, मान लो वहां कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो उस कोने पे, यहाँ पे उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। थोड़े टाइम के बाद टेम्परेचर वापस वही हो जाएगा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपेसिटी है सराउंडिंग की हीट को लेने एंड देने की बिना अपने टेम्परेचर को चेंज हुए। तो यहां समझ में आया। सो केमिकल रिएक्शंस आर मोस्टली इरिवर्सिबल चेंज अनलेस द रिवर्सिबिलिटी इज अटेन्ड। लिखो, केमिकल रिएक्शंस आर मोस्टली इरिवर्सिबल चेंज except for the case when RF become equal to RB. RF मतलब rate of forward reaction becomes equal to rate of backward. Except for the case RF becomes equal to RB. तो केमिकल रिएक्शन को हमें क्या मान के चलना है? इरिवर्सिबल चेंज की तरह लेना है। और अगला चीज क्या मान के चलना है? केमिकल रिएक्शन में इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। लिखो, for chemical reaction, third point, the initial and final temperature will be same whether it is exothermic or endothermic, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। whether it is exothermic or endothermic, it will the initial and final temperature of the reaction mixture will be same whether it is endothermic or exothermic reaction, because surrounding temperature cannot be altered. Surrounding temperature cannot be altered. कौन सा सराउंडिंग की मैं बात कर रहा हूं? सिस्टम के बाहर जितनी दुनिया में पूरे की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया? यानी टी फिक्स हो गया। ओके, अब आ जाओ समझते हैं। जैसे मान लो बेटा, ये आपके पास, ध्यान से देखो, ये आपके पास रिएक्शन मान लो मैंने ऐसे लिखा है कि N2 + 3H2 फॉर्मिंग व्हाट? 2 अमोनिया। बताओ इसका इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है और फाइनल स्टेट का मतलब? इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है, फाइनल स्टेट का मतलब क्या है? और यहां लिखा है एट टेम्परेचर T। वो तो लिखेगा ना, मतलब ये जो टेम्परेचर बताता है किसका बताता है? सराउंडिंग का, या इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर सराउंडिंग का होगा वही टेम्परेचर कंटेनर का भी होगा थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद। ये सुनो, तो एट टेम्परेचर T, तो बताओ इनिशियली हम क्या समझेंगे इसमें? एंड फाइनल स्टेज क्या है? कि नाइट्रोजन इसमें कितना है? 1 मोल। हाइड्रोजन कितना है? 3 मोल। अमोनिया कितना है? 0। बाद में अमोनिया कितना हो गया? 2 मोल। बिल्कुल स्टोइकियोमेट्री मान के चलना है, राइट। और नाइट्रोजन कितना है? 0। और हाइड्रोजन कितना है? 0। क्या सबको समझ में आ रहा है? अच्छा जी, टेम्परेचर कितना है? इधर का भी T, इसका टेम्परेचर कितना है? T। गॉट इट? अब चलो हम रिलेशन देखते हैं। किसमें रिलेशन देखना था? डेल्टा H एंड डेल्टा H। हमें पता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV। क्या डेल्टा ऑफ PV को मैं लिख सकता हूं P2V2 माइनस P1V1? बोलना बेटा। अच्छा, P2V2 के जगह समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इनटू RT लिख सकता हूं क्या? अरे यार, P2V2 मतलब क्या? ये फाइनल स्टेट का। अरे एग्री करते हो? ये किसका है? इनिशियल स्टेट का है। तो फाइनल स्टेट में कितने गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल हैं उनको ही लिखना है। अरे उसी के बराबर होगा ना। पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। और इसके जगह क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इनटू आरटी। क्या सबको समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो डेल आरटी को कॉमन ले लूं तो क्या ये डेल्टा एनजी आ गया? क्या डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच?
सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा एच डेल्टा ई, जहां पे डेल्टा ई हो या फिर डेल्टा यू, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा यू एंड डेल्टा ई इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। एंड डेल्टा एन जी क्या है? सम ऑफ द मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सम ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट gaseous products minus sum of moles of gaseous reactants। क्या सभी को समझ में आ रहा है? sum of the moles of gaseous products minus sum of the moles of gaseous reactants। got it? बोलो। ओके कहाँ पे? हाँ बिल्कुल। इस केस में डेल्टा एन जी का वैल्यू बताइए। इन आवर गिवन केस व्हाट इज डेल्टा एन जी? 2 - 4 ना बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, -2 हुआ ना। क्या वैल्यू है इसका? इस केस में डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 3 एंड 1। अच्छा ये बताओ, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में कौन बड़ा होगा? तो डेल्टा एच कैन बी रिटन एज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये क्या आ गया? -2 आर टी। मतलब इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करने पे ये आ रहा है। इसका मतलब डेल्टा एच से बड़ा कौन है फॉर अबव रिएक्शन। समझ गए? ये तो बस एक मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखो इसी पे, लिखो जल्दी। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब लिखने का जरूरत है। ये तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी करवाऊंगा आपको। लिखो, सिर्फ वहां तक लिख लो कहानी। क्वेश्चन दूं आपको? लिखिए। आइडेंटिफाई द reactions among the following reaction। Identify the reaction among the following reactions for which delta H is greater than delta U। Delta H is greater than delta U। is greater than delta। चलो देखते हैं, बताओ। डेल्टा एच इज इक्वल टू, आप सभी को मालूम है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। इसी का यूज करना है। ऑप्शन ए दे रहा हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2 अमोनिया गैस। बी दे रहा हूं, CH4 गैस प्लस O2 गैस। इसको थोड़ा बैलेंस करेंगे, CO2 गैस प्लस 2H2O। देखो जरा बैलेंस हो गया क्या? ये लिक्विड दिया है। सी लिख रहा हूं,
C2H6 गैस प्लस O2 गैस 2CO2 एंड 3H2O और यहाँ 3.5 ये लिक्विड है। डी दे रहा हूं 4P सॉलिड प्लस 5O2 गैस फॉर्मिंग P4O10 सॉलिड। लास्ट दे रहा हूं PCl5 breaks down into PCl3 gas plus Cl2 gas। एक और दे रहा हूं लास्ट +1 H2 गैस प्लस I2 गैस फॉर्मिंग 2HI गैस। हाँ इक्वल भी हो सकता है। हाँ हाँ कुछ भी हो सकता है यार, मैंने तो क्वेश्चन दिया है। कैसी बात कर रहे हो तुम? क्वेश्चन तूने पूरा नहीं लिखा। चल कर लिया आप लोगों ने? हाँ सबके लिए बता दो ना साइन क्या होगा। बता इसका डेल्टा एनजी कितना आया? 2 माइनस 4 कितना आ गया? -2। तो इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -2 RT हो गया क्या? इसका मतलब क्या है समझ में यार, इसमें से कुछ घटाने से ये आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू इज बिगर देन डेल्टा एच। इसका डेल्टा एनजी बता दे बेटा। देख प्रोडक्ट साइड में ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है, इसको इग्नोर करेंगे। गैस सिर्फ ये है 1 - 2 + 1 कितना? ये भी कितना आया माइनस। तो इसके लिए भी यही कहानी, इसके लिए डेल्टा एनजी बताते हैं 2 - 1 + 4.5 कितना आ गया? तो इसके लिए भी यही कहानी जब तक डेल्टा एच। इसके लिए डेल्टा एनजी कितना आया? प्रोडक्ट साइड में एक भी नहीं है, 0 माइनस ये 5 है, ये तो कुछ नहीं है, ये भी -5। इसके लिए भी, इसके लिए डेल्टा एनजी निकालते हैं। कितने लोग कह रहे हैं? 1 and 1 मिलके कितना हुआ? 2 - 1 कितना? पॉजिटिव आते ही यही सिर्फ आंसर है किसके लिए? डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा, क्योंकि इसके केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1 × R × T। और इसके लिए कितने लोग कह रहे हैं? 0 हो गया डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी 0 होने का मतलब ये 0 रख दो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये एक ऐसा केस है जहां पे जो इंथैल्पी चेंज वही इंटरनल एनर्जी का चेंज। क्या सभी को समझ में आ गया कैसे यूज कर रहे हैं बेटा? बोलिए। केमिकल रिएक्शन सबसे आसान सेगमेंट था ना? अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। लिखो डेल्टा एच ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन मिटा दो इसको, सब मिटा दो ना। फोर्थ वाले का कौन सा? कैसे निकाला? देख प्रोडक्ट साइड में एक भी गैस नहीं है ना, P4O10 सॉलिड है बेटा। तो प्रोडक्ट में कितना है? एक भी मोल गैस का नहीं है, 0 माइनस। रिएक्टेंट में ये भी सॉलिड है तो इसको भी मत लो, जो सिर्फ गैस है उसको लेते हैं। -5 हो गया ना डेल्टा एनजी।
क्या समझ में आ रहा है सबको? ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फेज ट्रांजिशन, चलो फेज ट्रांजिशन करा के देखते हैं। मान लो 1 मोल ले ले, क्या 1 ही मोल ले लेते हैं। H2O लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस से वेपर में चेंज कर दिया गया अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 180 atm। प्रेशर आपको मालूम है एटमॉस्फेरिक कितना है? वेपर में एज्यूम करो कि H2O वेपर के लिए PV इज इक्वल टू nRT वैलिड हो, तो कैन यू फाइंड द डेल्टा H फॉर दिस प्रोसेस? आपको क्या दिया हुआ है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू, यूनिट देख लेना हमेशा। एक काम करो, so latent heat of vaporization is given as 9720 calorie per mole। ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू। क्या निकालना है आपको? यस, यहां से यहां जाने पे डेल्टा एच कितना हुआ। ये क्या क्वेश्चन हमने कल डेल्टा यू के लिए किया था, याद है ना? आज किसके लिए कर रहे हैं? चलो निकालो, देखो क्या करते हैं। हाँ, टेम्परेचर दोनों का सेम ही है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। फेज ट्रांजिशन करा रहे हैं यार, मैंने लिखा है। क्या होता है? हाँ तो देखो, मैंने यूनिट क्या रखा है, पर ग्राम है या पर मोल है? तो पर मोल दिया है ना, तो मैंने खूब मल्टीप्लाई करके खुद ही दे दिया है। दिमाग लगाओ ना यार तुम। चलो मैं करूं क्या? आइए समझते, किसी का हुआ? एनीवन? अरे यार, इसका आंसर तुरंत आने वाला था। आ जाओ, चलो स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। आई एम टेलिंग यू, नो नीड टू इवन राइट, द आंसर इज दैट ओनली 9720 कैलोरी। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, यही सोचे जा रहे हो तो क्या होगा। आओ इधर ध्यान दो। कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर आपने अभी एक बात समझाई थी कि डेल्टा एच अगर थ्योरेटिकली देखे तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है, और यहां पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट ही। और जब, अरे बोलो, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो जो हीट की वैल्यू होती है वही आएगी, और हीट की वैल्यू तो हम निकाल नहीं लेंगे जी, नंबर ऑफ मोल इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो m इंटू एल तब करते थे जब यहां पर ग्राम दिया हो, यहां मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर पर मोल दिया हो तो। खत्म, क्वेश्चन हो गया। इतना आसान मैंने बना के दिया कि तुरंत आंसर करो। लेजी फेलोज, 9720 कैलोरी पर मोल। कोई बात, 9720 इज द राइट आंसर। समझ गए क्या? बोलो। तो इसी के साथ इंथैल्पी से रिलेटेड टर्म्स भी, क्या लगता है आपको, कंप्लीट होते हैं? बिल्कुल नहीं। अब देखो, इंथैल्पी में एक वर्ड आता है हिस लॉ। क्या नाम है? HESS।
हाँ, हेस लॉ। ओके, अब ये क्या है पहले समझ लेते हैं। रियलिटी में इस लॉ की कोई जरूरत नहीं थी, हम लोग इतने मैच्योर हो को खुद फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये बताओ क्या इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है? जल्दी बोलो। सही है यार, है ना? अच्छा, मैं बोलूं कि अगर मैंने ए से यहां बी स्टेट में मैं गया और बी से सी में गया, इससे डेल्टा H1 आया, इससे डेल्टा H2 आया, और सी से फिर मैं यहां कहीं डी चला गया, डी स्टेट, और यहां डेल्टा H3 आया, और मैं पूछ रहा हूं कि यहां से यहां गया अगर सीधा मैं, तो इसका डेल्टा H का क्वेश्चन मार्क कितना होगा? कितना होगा बताओ? डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। अरे बोलो ना, ये मतलब डेल्टा H1 यहाँ पे क्या है? HB माइनस HA। क्या समझ में आ रहा है? डेल्टा H2 क्या है? HC माइनस HB। और डेल्टा H3 क्या है बेटा? HD माइनस HC। कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा? HD माइनस HA। ये सुनो, हमें यही प्रूव करना है कि इन सबको जोड़ने के बाद यही वैल्यू आ जाती। क्या आ जा रही है क्या? इनको जोड़ के देखो, तो इनको जोड़ोगे तो हाँ, HB गया क्या? HC गया क्या? HD माइनस HA आ गया क्या? तो ये स्टेट फंक्शन है, और यही लॉ हेस लॉ है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर कोई केमिकल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, ये तो मैंने स्टेट के टर्म में समझाया, अब केमिकल रिएक्शन के टर्म में, और डायरेक्ट हो रहा है, तो अगर मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो इन सभी का सम फाइनल वाले रिएक्शन के बराबर होगा। यानी इंथैल्पी का जो सम है वो चाहे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन आप वन स्टेप में कर रहे हो या मोर देन वन स्टेप में कर रहे हो, उन सभी के सम के बराबर होगा। लिखो मत अभी, इसको अगली क्लास में हम लोग हेस लॉ लिख करके एप्लीकेशन करेंगे। आज बस इतना बता दे रहा हूं कि आगे न्यूमेरिकल्स आपके कुछ लिख रहा है, चलो मर्जी तुम्हारी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अभी जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ए से बी गया तो मेरा डेल्टा एच आया, तो बी से ए जाने पे क्या होगा? माइनस डेल्टा एच। अरे यार बोलो, माइनस डेल्टा एच। केमिकल रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो उसका इंथैल्पी चेंज माइनस टाइम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा जी, अगर मैं बोलूं कि ए से बी का डेल्टा एच है, तो 2a प्लस 2a से 2b करूंगा तो कितना आ जाएगा? नहीं, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? एक मोल को जला देने से अगर मुझे 10 जूल एनर्जी मिल रही है, तो 2 मोल जलाऊंगा तो भी 10 ही जूल मिलेगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना ये, मास डिपेंडेंट। ज्यादा मास रखोगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल टाइम। अरे बोलो, तो यानी उल्टा कर देने से माइनस आता है, मल्टीप्लाई कर देने से डेल्टा एच में भी मल्टीप्लाई हो जाता है, और कई रिएक्शन को जोड़ने से उसका भी वैल्यू जुड़ जाता है। ये प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा एच, और इन्हीं के बारे में हम और डिटेल में करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।